हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी की जो प्रिपरेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिक से अधिक साथियों को जो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प देखने को मिलेगी और साथ ही हमें जो है नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का टॉपिक। भरत मुनि दोस्तों भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आदि आचार्य के रूप में माने जाते हैं और उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र, वो 36 अध्याय यानी कि जो उनका रचना नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की, उसमें 36 अध्याय यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन और व्यवस्थित नाट्य एवं काव्यालंकार संबंधित कृति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये भरत मुनि जो है भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही जो है दोस्तों रस, भाव, अभिनय, नाटक, विधा आदि का संपूर्ण सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत किया था। यानी कि इनके जो रचनाएं थी, इसमें जो है रस भी था, भाव भी है, अभिनय भी है, नाटक विधा भी है और इन चीज़ों का जो है पूर्ण सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत इन्होंने किया है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये भरत मुनि की काव्यशास्त्र की मेन पहचान है और इनको भारतीय काव्यशास्त्र का आदि आचार्य के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो इनके द्वारा जो बात कही गई है उसमें रस की अवधारणा क्या है। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रस की अवधारणा जो है, रस का अर्थ है आनंद, स्वाद या आनंदमय अनुभव। ठीक है, तो रस का जो अर्थ है वो क्या है, आनंद है, स्वाद है, आनंदमय अनुभव है। ये रस की अवधारणा होती है। कवि और नाटककार की रचना को पढ़ने देखने पर दर्शक यानी कि जो पाठक होता है उसके हृदय में जो आनंदमय अनुभूति होती है, उसके हृदय में वही जो है दोस्तों रस कहलाता है। तो किसी भी काव्य जो रचनाकार है उसके द्वारा जो भी रचनाएं की जाती हैं, वो रचनाएं इस प्रकार से की जाती हैं कि वो पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में जो है एक आनंद की अनुभूति कर सके। रस को काव्य प्राण भी कहा जाता है दोस्तों, काव्य की आत्मा या प्राण के रूप में भी इसको माना जाता है रस को। ठीक है, और कवि जो है इसको काव्य की आत्मा के रूप में मानते हैं। भरत मुनि का जो रस सूत्र है दोस्तों क्या है, रस सूत्र मुख्यतः है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निस्पति। तो ये इनका रस सूत्र है दोस्तों, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिस्पति। ठीक है दोस्तों, तो ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 6 में ये है रस सूत्र। इसका जो अर्थ है दोस्तों वह है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी कि जिसको व्यय विचारी भाव भी के कहते हैं, कि संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो यही इन्होंने अपने रस सूत्र के अंतर्गत कहा है। तो ये कहा है कि जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, इनके संयोग से ही रस की अनुभूति होती है। रस उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, विभाव इसका मुख्य कारण है और अनुभाव इसका क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, ये अभिव्यक्ति को ही अनुभाव कहा जाता है दोस्तों। ये इसका परिणाम है यानी कि अभिव्यक्ति है रस उत्पत्ति की। और अगर हम बात करें यहाँ व्यभिचारी भाव की बात करें दोस्तों, ये सहायक भाव है, इसके मिलन से स्थायी भाव विकसित होकर रस बन जाता है। ठीक है, व्यभिचारी भाव में क्या होता है, ये स्थायी भाव के साथ अगर मिल जाता है तो इससे क्या हो जाता है, रस बन जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके मुख्य जो भारत मुनि की जो भाव विचार हैं, रस विचार हैं, तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई है दोस्तों। अब बात करते हैं रस के अंग क्या क्या हैं। रस जो है दोस्तों, जैसे अंग, रस के अंग क्या हैं विभाव के हिसाब से, इसका जो अर्थ है वह कारण जो भाव को जागृत करता है। जो जो भाव को जागृत करने वाला होता है उसको हम विभाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जो किसी भी
कोई ऐसा कारण जो भाव को जागृत करता है, यानी कोई भी रचना की जा रही है उसके अंदर कोई न कोई या तो काव्य संबंधित होगा या कोई कहानी होगी, तो उसको जो है वो जो कारण किसी प्रकार के भाव को, जैसे दुःख के भाव को या खुशी के भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है ना? तो जो जिस प्रकार के भी भाव को व्यक्त कर रहा है वो उसको, उसका किस कारण वो भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको विभाव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है नी? हाँ, बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है दोस्तों? भावों की बाह्य अभिव्यक्ति, यानी कि बाह्यतम अभिव्यक्ति के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं अनुभाव कहते हैं। और उसके अलावा व्यभिचारी भाव क्या होता है दोस्तों? जो अस्थाई भाव को स्थाई अ, होने की जो पुष्टि करते हैं उसको व्यभिचारी भाव या संचारी भाव उसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो मन में स्थायी रूप से रहने वाला जो मूल भाव है दोस्तों, जो स्थायी रूप से मन में रहता है उसको हम कहते हैं रस की आधारशिला भी उसको मानते हैं, और इसी को स्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। अब रस और उसके स्थायी भाव क्या क्या होते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम पहुंचेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। बात करते हैं दोस्तों रस और उनके स्थानीय स्थायी भाव पर। तो रस जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और उसके अलावा जो हास्य रस है दोस्तों उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया और हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया? हास हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य भाव होते हैं दोस्तों उन पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आपका करुण, करुण रस की हम बात करें दोस्तों, करुण का मतलब होता है करुणा। करुणा मतलब कब होती है? जब शोक होता है, यानी दुख प्रकट करता है आदमी, तो वहाँ पर स्थायी भाव शोक हो जाएगा। और रौद्र का मतलब गुस्सा, गुस्से का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, ठीक है। वीरता के भाव को प्रस्तुत करना वीर रस होगा, और इसका स्थायी भाव क्या बनेगा? उत्साह बनेगा दोस्तों, ठीक है नी? इसके अलावा हम बात करें दोस्तों भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो भय होता है। विभत्स रस जो है, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होती है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। इसके अलावा अगर हम शांत रस की बात करें दोस्तों, बाद के आचार्यों ने इसको जोड़ा है। वैसे तो मेनली इतने ही होते हैं, बट इसमें शांत यानी कि जो बाद के आचार्यों ने बताया है उसको बताया है सम, ठीक है, सम बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार कौन कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि जो रस सूत्र हैं दोस्तों इनके प्रमुख व्याख्याकार, जैसे भरत मुनि। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि किस में है? मूल रस सूत्र के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं भरत मुनि, ठीक है। इनको क्या जाना जाता है? मूल रस सूत्र, मूल रस सूत्र के प्रवर्तक के रूप में किनको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। ये हमने पहले भी चर्चा कर दी है। इसके अलावा बात करेंगे आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन दोस्तों ध्वनि सिद्धांत रस को कवित्व और का आत्मा माना है इन्होंने। तो आनंदवर्धन जो है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं, और रस को इन्होंने कवित्व का आत्मा माना है, ठीक है। इसके अलावा जो अभिनव गुप्त हैं दोस्तों, इन्होंने अभिनव भारती में विस्तृत व्याख्या की है, और रस को आनंदानुभूति बताया है इन्होंने, अभिनव गुप्त ने, ठीक हो गया। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों भामा ने दोस्तों रस को काव्य में गौण माना है, यानी कि अलंकार को इन्होंने महत्व दिया है, ठीक है। तो इन्होंने तो रस को गौण मानते हुए बात की है। कुंतक की हम बात करें, इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत यानी रस को काव्य का अंग के रूप में माना है। और इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों मम्मट की। मम्मट ने दोस्तों काव्य प्रकाश में रस को काव्य प्राण स्वीकारा है, यानी कि इन्होंने मम्मट ने जो है इसको रस को जो है महत्व दिया है, और इन्होंने काव्य के प्राण के रूप में माना है। अपनी रचना जो काव्य प्रकाश है इसमें इन्होंने माना है कि रस जो है किसी भी काव्य के प्राण के रूप में जाना जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं विश्वनाथ की। विश्वनाथ ने साहित्य दर्शन में रस को सहृदय की भूमिका पर बल दिया है। और साहित्य दर्शन की जो रचना है विश्वनाथ की इम्पॉर्टेंट है। साहित्य दर्शन आता भी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। और ये विश्वनाथ की रचना है, और इसमें इन्होंने रस में सहृदय को की भूमिका पर बल दिया है।
इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जयदेव की। इन्होंने रस निष्पत्ति में अनुराग और हृदय की कोमलता का उल्लेख किया है। यानी कि इन्होंने अपनी रचना में क्या माना है कि इन्होंने माना है कि अनुराग और हृदय की कोमलता के बल पर जो है रस की अनुभूति होती है, ठीक है ना। तो जयदेव की ये विचारधारा है कि जो रस निष्पत्ति है वो अनुराग और हृदय की कोमलता का उल्लेख करती है। तो रस को इन्होंने भी अपने उसमें महत्व दिया है दोस्तों, ठीक है ना। फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों भरत मुनि के अनुसार जो है रस जो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का समन्वित परिणाम के तौर पर जाना गया है भरत मुनि के अनुसार। और इसके अलावा काव्य का अंतिम लक्ष्य इन्होंने रस आस्वादन माना है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रस आस्वादन किसने अपने काव्य का अंतिम लक्ष्य माना है, वह है भरत मुनि, ठीक है ना। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बाद के आचार्यों ने रस सिद्धांत को और समृद्ध किया था, ये बाद के आचार्यों की बात है। तो मेनली हम बात करेंगे रस आस्वादन किसने माना है। तो काव्य का अंतिम लक्ष्य रस आस्वादन जो माना है वो भरत मुनि ने माना है। और भरत मुनि के अनुसार जो है रस जो है विभाव, अनुभव, संचारी भाव का समन्वित परिणाम के तौर पे जाना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इस टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू प्रश्नों पर, जिसके आधारित क्वेश्चंस से आपकी जो है काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों रस सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो रस सूत्र जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है मम्मट, भरत मुनि, भामा या विश्वनाथ। तो आसान सा प्रश्न है, भरत मुनि का टॉपिक चल रहा है और रस सूत्र ही उनके मेन है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग संयोगाद्र सनिस्पति इस रस सूत्र किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है नाट्य शास्त्र से। किससे लिया गया है, नाट्य शास्त्र से लिया गया है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विवाह का कौन सा प्रकार होता है। तो विवाह का कौन सा प्रकार होता है। ऑप्शन है आलम्बन और उद्दीपन, अनुवर्ती, आलिल्य या औचित्य। तो विवाह का जो प्रकार होता है दोस्तों होता है आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। तो विवाह का प्रकार कौन सा है, वह है आलम्बन और उद्दीपन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार कौन माने जाते हैं। तो रस सूत्र जो है दोस्तों उसके सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार किसे माना जाता है। ऑप्शन है कुंतक, जयदेव, अभिनव गुप्त या भामह। तो रस सूत्र के जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त को दोस्तों रस सूत्र का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य प्रकाश किसने लिखा और जिसमें रस को काव्य प्राण माना गया है। तो काव्य प्रकाश जो रचना है दोस्तों इसको किसने लिखा था और इसमें जो है रस को काव्य प्राण माना गया था। तो ये माना गया था मम्मट के द्वारा। मम्मट ने लिखा था दोस्तों काव्य प्रकाश और इन्होंने काव्य प्राण इसको माना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थाई भाव किससे रस में परिवर्तित होता है। तो स्थाई भाव जो है रस के रूप में किससे परिवर्तित होता है दोस्तों, ये होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से, ठीक है ना। जो स्थाई भाव होता है ना, स्थाई भाव एक रस के रूप में कैसे परिवर्तित होगा, जब उसके अंदर का विभाव आ जाएगा, अनुभाव होगा, संचारी भाव, इन तीनों का जब संयोजन हो जाएगा तो एक स्थाई भाव के रूप में रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रस को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने कहा है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखिएगा। तो रस को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन ने दोस्तों रस को काव्य की आत्मा के रूप में माना है। जबकि ऑप्शन में भामह, मम्मट और बाणभट्ट भी दिए हैं, लेकिन आनंद वर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रस का स्थायी भाव किसे कहा जाता है। तो रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों,
तो ऑप्शन है क्षणिक भाव, बिल्कुल गलत है, स्थायी नहीं हो सकता क्षणिक भाव। बाहरी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी जो है स्थायी नहीं हो सकती। उसके अलावा अलंकारात्मक सौंदर्य भी इसका स्थायी नहीं हो सकता। ये जो है स्थायी भाव कब बनेगा दोस्तों, जब हृदय में जगह बना लेगा। तो जब इसके हृदय में मूल भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो स्थायी जगह बना लेगा। और आपने अधिकांश लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के हृदय में अपनी जगह बना लेती हैं, और उस व्यक्ति को आपने सुना होगा कि अधिकांश समय उन्हीं कविताओं को या उन्हीं जो है रचनाओं को गाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि वो जो है मूल भाव के अंतर्गत स्थायी भाव के रूप में डेवलप हो चुके हैं हृदय के अंदर। जिन्होंने हृदय में जगह बना ली दोस्तों, वो स्थायी भाव ही कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य दर्शन किस आचार्य की कृति है। तो साहित्य दर्शन किस आचार्य की कृति है दोस्तों। ऑप्शन है विश्वनाथ, भामह, आचार्य शुक्ल या वामन। तो साहित्य दर्शन जो कृति है दोस्तों वो किसकी है, वो है विश्वनाथ की। किसकी है, विश्वनाथ की कृति है दोस्तों साहित्य दर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रस निष्पत्ति के अंततः कौन सी स्थिति प्राप्त होती है। तो रस निष्पत्ति के अंत में कौन सी स्थिति प्राप्त होती है। ऑप्शन है दुख, बौद्धिक विश्लेषण, आनंदानुभूति या ज्ञान। तो रस निष्पत्ति के अंत में जो स्थिति प्राप्त होती है दोस्तों उसको कहते हैं आनंदानुभूति। क्या होती है दोस्तों, आनंदा अनुभूति। यानी कि आनंद की अनुभूति होती है। अगर रस की निष्पत्ति होती है तो लास्ट में व्यक्ति को धीरे धीरे उन कविताओं में और रचनाओं के अंतर्गत आनंद की अनुभूति होने लगती है, और बार बार उन्हीं कविताओं उन्हीं रचनाओं को सुनता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे, रस का संबंध मुख्यतः किससे है। तो रस का संबंध मुख्यतः किससे होता है दोस्तों, अलंकार से, छंद से, सौंदर्यानुभूति से, व्याकरण से। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि व्याकरण के अंतर्गत आप रस को पूरा कंप्लीट है, हालांकि व्याकरण का एक भाग है, बट ऐसा नहीं है कि ये मुख्यतः किससे है, ये है सौंदर्य की अनुभूति से। किससे, सौंदर्य की अनुभूति। यानी कि आप जिस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं उसको प्रत्यक्ष अनुभूति करा दे, तो वही रस है दोस्तों। ठीक है ना। बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती है जिनको सुन के आपको पढ़ने में, सुनने में आपको कोई आनंद का अनुभव नहीं होता है। यानी कि आनंद का अनुभव नहीं होता है तो इसमें से उसमें रसानुस्वादन नहीं होता है, तो सौंदर्यानुभूति नहीं होती है, तो इसलिए आप उसको एक बार पढ़ेंगे दूसरी बार पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रसानुमान जो है अनुभूति होती है, उसके सौंदर्यानुभूति होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसको बार बार पढ़ने को मन करता है। तो रस का संबंध मुख्यतः किससे है, सौंदर्यानुभूति से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव किसे किसके अंग हैं। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव किसके अंग होते हैं दोस्तों। ऑप्शन है अलंकार, रस सिद्धांत, छंद शास्त्र या रीति सिद्धांत के। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो है ये रस सिद्धांत के प्रमुख अंग के रूप में जाने जाते हैं, और भरत मुनि का रस सिद्धांत इससे मेन है, जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को प्रस्तुतिकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थायी भाव का रूपांतरण होकर क्या बनता है। तो स्थायी भाव जो रूपांतरित हो जाता है तो उसमें उससे क्या बनता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका रस में चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, रस में चेंज हो जाता है, रस में परिवर्तित हो जाता है स्थायी भाव का रूपांतरण होकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन व्यभिचारी भाव है। तो इनमें से कौन व्यभिचारी भाव है, रति, क्रोध, विषाद या उत्साह। तो व्यभिचारी भाव दोस्तों है विषाद। कौन सा है, विषाद जो है व्यभिचारी भाव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, अभिनव भारती किसकी टीका है। तो अभिनव भारती दोस्तों किसकी टीका के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र या साहित्य दर्शन। तो अभिनव भारती दोस्तों ये टीका के रूप में जानी जाती है नाट्यशास्त्र की। ये नाट्यशास्त्र की टीका के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी
इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रस सिद्धांत में सहृदय की भूमिका किस आचार्य ने प्रमुखता से मानी है? तो सहृदय की भूमिका किसने सबसे ज़्यादा मानी है रस सिद्धांत के अंतर्गत? ऑप्शन है भामह, विश्वनाथ, मम्मट या आनंदवर्धन। तो दोस्तों जो सहृदय की भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है विश्वनाथ ने दोस्तों जो रस सिद्धांत है, यानी कि रसास्वादन होता है, जो आनंद की अनुभूति है, वो सीधे हृदय में जगह बनाती है। ये बात किसने कही थी? ये विश्वनाथ ने कही थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रस सिद्धांत में सहृदय की भूमिका जो निभाई है उसमें प्रमुख आचार्य के रूप में माना जाता है आचार्य विश्वनाथ को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रस का मूल आधार क्या है? तो भरत मुनि जो है रस का मूल आधार किसको मानते हैं? ऑप्शन है अलंकार, स्थायी भाव, रीति या वक्रोक्ति। तो भरत मुनि के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, जो रस का मूल आधार है दोस्तों वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रस का मूल आधार के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भरत मुनि के अनुसार जो रस का मूल आधार है दोस्तों वह है स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली थी दोस्तों। ये हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन को दोस्तों ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कौन सा आचार्य रस को गौण मानते हुए अलंकार को मुख्य तत्व मानता है? अब देखिए कौन सा आचार्य ऐसे हैं जो अलंकार को महत्व देते हैं, वो रस को महत्व नहीं देते हैं काव्य के अंतर्गत। तो अलंकार को महत्व देने वाले एकमात्र कवि हैं दोस्तों, वह हैं आपके भामह, आचार्य भामह दोस्तों। ये अलंकार को महत्व देते हैं काव्य के अंतर्गत। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। भामह ऐसे आचार्य हैं जो अलंकार को काव्य के अंतर्गत महत्व देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रस तत्व के संदर्भ में सहानुभूति यानी कि एम्पैथी, ठीक है, सिंपैथी की संकल्पना किससे जुड़ी है? तो सिंपैथी की जो संकल्पना है दोस्तों वो किससे जुड़ी है? तो यहाँ पर सहानुभूति की जो संकल्पना किससे जुड़ी है? वक्रोक्ति सिद्धांत से बिल्कुल गलत, रीति सिद्धांत में भी नहीं। यह है दोस्तों रस आस्वादन। ठीक है, रस तत्व के संदर्भ में यह है, इसलिए रस आस्वादन से संबंधित है दोस्तों, और शब्द शक्ति सिद्धांत से नहीं है। तो इस आधार पर जो है रस तत्व के संदर्भ में जो सहानुभूति है, सहानुभूति की संकल्पना किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है रस आस्वादन से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। आपके क्लास के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, और भी अपने अधिक से अधिक दोस्तों से इसको शेयर जो है सब्सक्राइब जरूर करवा दें दोस्तों, जिससे हमारे चैनल को जो है चैनल में वर्क करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपको लगातार इसी प्रकार से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन तैयारी के लिए आपको कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। साथ ही प्रवक्ता और एलटी से संबंधित सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। लगातार बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।